फ्रेंड्स, हिस्ट्री 360 की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12th की ज्योग्राफी की बुक पढ़ रहे हैं और अपनी पिछली क्लास में चैप्टर 2 में हम लोगों ने पॉपुलेशन ज्योग्राफी को देखा था। अब हमारा आज का चैप्टर 3 है मानव विकास और इसमें हम लोग जो मानव विकास सूचकांक वगैरह है इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखिए आता है वृद्धि और विकास का टॉपिक, यानी कि वृद्धि और विकास इनके बीच में क्या अंतर है। देखिए, एक सिंपल एग्जांपल से बताता हूं। वृद्धि का क्या मतलब है? जैसे आपकी आयु में वृद्धि होती है, आप कभी नहीं कहते कि आयु में विकास हो रहा है। आयु में क्या होता है? वृद्धि होती है। यानी कि इसको आप अंकों में माप सकते हैं। पहले 1 साल के थे, 2 साल के हुए, 3 साल के हुए। इसी तरह से आपकी जो लंबाई है उसमें भी वृद्धि होती है। फिर विकास क्या है? देखिए, हम कहते हैं कि व्यक्ति का चारित्रिक विकास हुआ, यानी चरित्र में जो गुणात्मक परिवर्तन आता है, जो गुण के रूप में परिवर्तन आता है, उसको हम लोग विकास कहते हैं। जैसे शरीर का विकास होना, तो विकास अलग चीज है और वृद्धि अलग चीज है। अब इसको हम लोग ज्योग्राफी के संदर्भ में समझते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। देखिए, टाइम के साथ जो चेंज है, वृद्धि भी उससे जुड़ा है और विकास भी। चाहे आप में टाइम के साथ आपकी लंबाई बढ़े तो वो वृद्धि हो गई, और टाइम के साथ आपका चरित्र अच्छा होता जाए तो वो विकास हो गया। अंतर यह है कि वृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब जिसको मात्रा में मापा जाए, जैसे कि 1 साल, 2 साल, और मूल्य निरपेक्ष है। यानी वृद्धि में मूल्य क्या मतलब होता है? वैल्यू सिस्टम। वैल्यूज को नहीं मापा जाता है। जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ी तो इसमें वैल्यू सिस्टम, आपकी नैतिकता वगैरह का कोई योगदान नहीं है। इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकता है, यानी कि वृद्धि धनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है। कुल मिला के ऐसे मान लीजिए किसी देश की जो इकोनॉमी है वो उसमें धनात्मक परिवर्तन हो सकता है, धनात्मक वृद्धि हो सकती है, तो ऋणात्मक वृद्धि भी हो सकती है, जीडीपी कम भी हो सकती है। विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है। विकास क्या है? गुणात्मक रूप से आने वाला चेंज है जो मूल्य सापेक्ष होता है, यानी कि इसमें मूल्य जो है वो भी शामिल होते हैं। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जबकि वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। तो विकास के लिए वृद्धि जरूरी है। जैसे कि अगर आप देश का विकास करना चाहते हैं तो आपके देश की जीडीपी भी समय के साथ साथ बढ़ना चाहिए। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। जब सकारात्मक वृद्धि होगी तो विकास होगा। लेकिन देखिए, अगर वृद्धि हो रही है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि विकास भी होगा। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखिए, आपके सामने 2 कंट्रीज हैं, एक ये वाला कंट्री, एक ये कंट्री। अब इस देश में क्या है? इसकी जीडीपी ज्यादा है, यानी अगर दोनों को कंपेयर करें तो जो हमारा नेशन 1 है इसकी जीडीपी कहीं ज्यादा है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम क्या है? सारा का सारा जो धन है वो कुछ लोगों के पास में है और अधिकतर लोगों के पास में कोई संसाधन नहीं है। तो यहां पर जीडीपी तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन जो जीडीपी बढ़ने का लाभ है वो केवल कुछ लोगों को मिल रहा है। तो वृद्धि तो हो रही है इस देश में, लेकिन विकास नहीं हो रहा है। इसीलिए कहा गया कि सकारात्मक वृद्धि का ये मतलब नहीं है कि विकास भी हो रहा है। यहां पर देखिए, दूसरा देश जो है यहां पर जीडीपी अपेक्षाकृत धीरे बढ़ रही है, नेशन 1 की तुलना में धीरे बढ़ रही है। लेकिन इस देश में जो अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग आयु वर्ग के लोग हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, अलग अलग लिंग के व्यक्ति हैं, पुरुष हैं, महिलाएं हैं, सभी का समान रूप से विकास हो रहा है। तो ऐसे में क्या है, यहां पर क्या दिखाई देगा आपको? वृद्धि के साथ विकास भी दिखाई देगा। लेकिन यहां पर वृद्धि तो है नेशन 1 में, पर विकास नहीं है। तो वृद्धि विकास के लिए जरूरी है, लेकिन वृद्धि हो रही है तो विकास भी हो रहा है, ये जरूरी नहीं है। एक और एग्जांपल जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, शॉर्ट में बता देता हूं। आप एक नगर में रहते हैं, पहले छोटा सा था, अब बहुत बड़ा हो गया है, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं थी जैसे कि स्वच्छता, उसकी स्थिति अभी भी खराब है। बिजली आपको अभी भी नहीं मिल रही है।
तो ऐसे में क्या कहेंगे कि नगर की वृद्धि तो हुई, नगर का साइज तो बढ़ा, लेकिन विकास नहीं हुआ। अनेक देखिए बहुत लंबे समय तक क्या था कि जो वृद्धि है या कोई देश कितनी तेजी से विकास कर रहा है, इसको केवल आर्थिक पैमाने पे मापा जाता था। यानी कोई देश है जिसकी जीडीपी बढ़ती चली जा रही है तो माना जाता था देश का बहुत विकास हो रहा है। लेकिन धीरे धीरे बात सामने आई कि देखिए अगर बहुत तेजी से अर्थव्यवस्था बढ़ रही है तो जरूरी नहीं कि नागरिकों को भी फायदा हो रहा है। हो सकता है केवल कुछ लोग अमीर हो रहे हो सकता है जैसे अमेरिका में था कि श्वेत लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा संसाधन, और अश्वेत लोगों को आप देखिए तो रोड पे रह रहे हैं, जेल में सबसे ज्यादा मिल रहे हैं। यानी अपराध में अब पैसा नहीं होगा तो कुछ अपराध करेगा, व्यक्ति अपराध करेगा, जेल जाएगा। अब मुकदमा लड़ने का भी पैसा नहीं है तो सबसे ज्यादा सजा भी उसको होगी। तो इस तरह की जब समस्याएं देखी गई तो ये पता लग गया कि केवल किसी देश की आर्थिक वृद्धि को विकास नहीं कहा जा सकता। तो पहले से ही देखिए, ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात आई, पहले से ही लोग समझते थे कि जो जीवन की गुणवत्ता है, यानी आपके जीवन की जो क्वालिटी है, आपको कितने अवसर मिले हुए हैं और आपको पास कितनी स्वतंत्रता है। आप अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, कितनी स्वतंत्रता है। आप सुबह 4 बजे उठ के पूजा करना चाहते हैं, कितनी स्वतंत्रता है। चाहे आपका निजी जीवन हो, चाहे आपकी आर्थिक जीवन हो, सामाजिक जीवन हो, आपको कितनी स्वतंत्रता है, ये भी आपके विकास के पैमाने में आता है। तो ये बातें पहले से ही पता थी, लेकिन इसके ऊपर एक गंभीर विचार जो किया वो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ने किया। तो महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, इन्होंने इस बात को बहुत ही प्रबलता से रखा कि जो विकास है उसमें स्वतंत्रता है, अवसर हैं, ये सारी चीजें सम्मिलित हैं। देखिए जो मानव विकास की अवधारणा है इसको सामने रखा महबूब उल हक ने। तो जो डॉक्टर हक हैं, इन्होंने कहा कि मानव विकास का मतलब है कि लोगों के लिए एक तो विकल्पों में वृद्धि हो और उनके जीवन में सुधार हो। पहली चीज है विकल्पों में वृद्धि का मतलब क्या है। देखिए आप जो भी जीवन में करना चाहते हैं वो कर पाएं, तब हम कहेंगे कि आपके पास पर्याप्त विकल्प हैं। अब ये कैसे होगा? अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बनना चाहते हैं पर आपकी बेसिक एजुकेशन ही नहीं हुई है तो आप डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, यानी विकल्पों में कमी हो गई। तो विकल्पों में वृद्धि कैसे होती है? जब आपको पर्याप्त अवसर दिए जाते हैं शिक्षा के, स्वास्थ्य के। और दूसरी चीज मानव विकास में क्या डॉक्टर हक ने मानी? जीवन में आपके सुधार आए, यानी जो विकास का केंद्र है वो मनुष्य है। विकास का मतलब ये नहीं है कि बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी जाएं। विकास का मतलब है कि मनुष्य के जीवन में धनात्मक परिवर्तन हो, एक पॉजिटिव चेंज आए। तो अच्छा देखिए, इसके साथ ही जैसे महबूब उल हक ने कहा कि आपके पास पर्याप्त विकल्प होना चाहिए, तो ये विकल्प भी समय के साथ बदलते रहते हैं। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो बच्चा स्कूल जा रहा था उसके पास पर्याप्त विकल्प थे, लेकिन आज जिस बच्चे के पास कंप्यूटर शिक्षा नहीं है, जिस बच्चे के पास डेटा नहीं है अपनी पढ़ाई को करने के लिए, मोबाइल डेटा जो होता है, तो यानी उसके पास पर्याप्त विकल्प नहीं है। तो देखिए ये जो विकल्पों की डेफिनेशन है वो भी बदलती जाती है। अच्छा देखिए, विकास का उद्देश्य क्या है? विकास का उद्देश्य है कि आपके देश में ऐसी सार्थक परिस्थितियां हो, ऐसी परिस्थितियां हो कि जो है आप एक सार्थक जीवन जी सकें। अब आप कहेंगे सार्थक जीवन मतलब क्या? सार्थक जीवन का मतलब है, देखिए एक फिल्म है आनंद, उसमें राजेश खन्ना बोलते हैं अमिताभ बच्चन से कि जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होना चाहिए। तो वो क्या कह रहे हैं कि केवल लंबी जिंदगी जीना ही सार्थक जीवन नहीं है। एक सार्थक जीवन का मतलब है कि जीवन में एक उद्देश्य हो, उसको पूरा करने के लिए आपके पास स्वतंत्रता हो, अपनी बुद्धि का पर्याप्त विकास करने के लिए आपके पास अवसर हो, तब हम कहेंगे आप एक सार्थक जीवन जी रहे हैं। तो यानी कि सार्थक जीवन में क्या आ जाएगा? शिक्षा के अवसर हो, स्वास्थ्य के पर्याप्त सुविधा हो, आपके पास अधिकार हो जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर सकें, समाज में आप प्रतिभागिता कर सकें, समाज में की गतिविधियों में भाग ले सकें, और साथ में अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो जरूरी कदम है उनको उठा सकें, इतनी आपको स्वतंत्रता हो। जब ये सारी चीजें एक साथ मिलेंगी तब माना जाएगा कि आपने एक सार्थक जीवन जिया।
तो एक बार समअप कर देता हूँ। महबूब उल हक क्या कहते हैं? पहली चीज कि जो मानव विकास है इसमें दो चीजें, एक तो आपके पास पर्याप्त विकल्प हो, शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधा हो जिससे आप जो करना चाहते हैं वो कर पाएं, और साथ में मनुष्य के जीवन में जब सुधार आए तब हम मानेंगे कि मानव विकास हो रहा है। अच्छा, विकास का केंद्र बिंदु क्या है? मनुष्य है, ना कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाना। इसके साथ ही जो विकल्प होते हैं वो भी बदलते रहते हैं समय के साथ साथ। जैसे मैंने आपको इंटरनेट का एग्जाम्पल दिया। विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक देश में ऐसी दशाएं उत्पन्न की जाएं जिससे व्यक्ति सार्थक जीवन जी सके। सार्थक जीवन का मतलब क्या है? आपके जीवन में उद्देश्य हो और उसको पूरा करने के लिए जो संसाधन आपको चाहिए, शिक्षा वगैरह, वो सब आपके पास उपलब्ध हो। अब देखिए, डॉक्टर महबूब उल हक और अमर्त्य सेन ये आपस में दोस्त थे और हक के नेतृत्व में दोनों ने आरंभिक मानव विकास प्रतिवेदन निकालने के लिए कार्य किया था। यानी आज जो हम लोग मानव विकास सूचकांक की बात करने जा रहे हैं उसकी नींव इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों ने डाली। ये दोनों दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों ने विकास के वैकल्पिक विचार का प्रतिपादन किया। यानी एक जो विकास माना जा रहा था उससे हटके इन्होंने विकास को अलग तरह से परिभाषित किया। पाकिस्तानी अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक ने 1990 में मानव विकास सूचकांक निर्मित किया। तो 1990 में मानव विकास सूचकांक बनाया गया किसके द्वारा? डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा। इनके अनुसार विकास का संबंध लोगों के विकल्पों में बढ़ोतरी से है, जो चीज अभी हम लोग देख चुके हैं, ताकि वे आत्मसम्मान के साथ दीर्घ और स्वस्थ जीवन जी सके। 1990 से संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने वार्षिक मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाश करने के लिए मानव विकास की संकल्पना का प्रयोग किया। तो जो महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना थी, इसका यूज करते हुए जो यूएनडीपी है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसने 1990 से जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, जो मानव विकास प्रतिवेदन है, इसको प्रकाशित करना शुरू किया। दो चीजें याद रखना है, यूएनडीपी के द्वारा 1990 से मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित किया गया। किसकी संकल्पना के आधार पे? जो महबूब उल हक की मानव विकास की संकल्पना थी, इसके आधार पे। फिर देखिए, जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन हैं, इन्होंने मानव विकास को स्वतंत्रता से जोड़ के देखा। यानी जो सामाजिक संस्थाएं होती हैं और फिर जो राजनीतिक संस्थाएं जिसमें सरकार वगैरह आ जाती है, इनके द्वारा नागरिकों को कितनी स्वतंत्रता मिली है। उदाहरण के लिए अगर भारत में देखें, आज आपके पास निजता का अधिकार है, ट्रांसजेंडर लोगों को राइट्स मिले हुए हैं, एलजीबीटीक्यू समाज को अधिकार दिए गए हैं। यानी कि जब देश में लगातार स्वतंत्रता में वृद्धि हो रही है तो समझिए कि देश विकास की राह पर है। अब देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। पहला हो गया समता, सभी को हम लोग शॉर्ट में समझेंगे। समता का मतलब हो गया इक्वालिटी। आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी आपकी बॉडी का रंग कोई भी हो, आपको समान रूप से शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सुविधाएं मिलना चाहिए। सतत पोषणीयता, यानी कि आपका डेवलपमेंट ऐसा हो जो केवल आज के लिए ना हो, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हो। आपने इंडस्ट्री लगा ली और नदियों को प्रदूषित कर डाला, तो अपना तो विकास कर लिया लेकिन बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संकट में डाल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज है मानव विकास का तीसरा स्तंभ है उत्पादकता। देखिए, स्तंभ का मतलब होता है जिस पे बिल्डिंग खड़ी होती है, तो मानव विकास इन 4 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। उत्पादकता क्या है? आपको पर्याप्त शिक्षा मिले, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, जिससे कि मनुष्य के रूप में आप अपना अधिकतम दे पाएं। यानी कि जो आपकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसके साथ आप काम कर पाएं, जिसे हम लोग कहते हैं मानव संसाधन का विकास। और देखिए, मानव विकास का चौथा और अंतिम पिलर है सशक्तिकरण। सशक्तिकरण से मतलब है कि आपके पास इतनी राजनीतिक अधिकार हो कि आप अपने देश में जो कार्य करना चाहते हैं उसको कर पाएं। जिस विकल्प को आप चुनना चाहते हैं उस विकल्प को चुनने की स्वतंत्रता सशक्तिकरण कहलाएगी। और ये कहां से आएगी? जब आपके देश में आपको पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे। अब देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ देखने के बाद हम लोग 4 अप्रोचेस यानी उपागम देखेंगे।
उपागम मतलब क्या है? आप मानव विकास को समझना चाहते हैं तो किसी तरीके से समझेंगे, आय के आधार पे, कल्याण के आधार पे। तो इस तरह से आय उपागम, कल्याण उपागम, न्यूनतम आवश्यकता उपागम और क्षमता उपागम आ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम की। सबसे पुराने उपागमों में से यह है, यानी सबसे पुरानी अप्रोच है विकास को समझने की। इसमें माना जाता है कि अगर लोगों की इनकम अच्छी है तो विकास भी ज्यादा हुआ होगा। इसके अंदर एक विचार ये रहता है कि अगर आप इतनी अच्छी आय कमा पा रहे हैं, यानी स्वतंत्रता वगैरह आपके देश में होगी, तभी आपको इतनी अच्छी आय हो रही है। तो ये आय उपागम है जिसके आधार पे मानव विकास को देखा जाता है। इसके बाद देखिए आ जाता है कल्याण उपागम। तो कल्याण उपागम क्या है? इसमें माना जाता है कि जितनी भी विकास की गतिविधियां देश में हो रही हैं, नगर का विकास हो रहा है, इंडस्ट्री लगाई जा रही है, सबका एक ही लक्ष्य है, मनुष्य का विकास। तो इसके लिए हमें शिक्षा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है, इन सभी क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करना होगा। तो यहां पर तर्क दिया जाता है कि मनुष्य के विकास के लिए सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में अधिकतम निवेश करे, अधिकतम खर्च करे। इसके बाद आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है, ILO जो है, उसके द्वारा प्रस्तावित किया गया। इसमें 6 मूलभूत आवश्यकताओं की पहचान की गई, मनुष्य की 6 मूलभूत आवश्यकताओं की। और ये कहा गया क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं तो ये अनिवार्य रूप से पूरी होना चाहिए। इसमें कौन सी आवश्यकता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, भोजन, जल की आपूर्ति, स्वच्छता और आवास। ये हो गया आपका आधारभूत आवश्यकता उपागम। यानी अगर ये 6 चीजें हैं व्यक्ति के पास तो माना जाएगा कि मानव विकास सही स्तर पे है। क्षमता उपागम आता है प्रोफेसर अमर्त्य सेन का। अगली स्लाइड में इसी को डिटेल में देखने जा रहे हैं। प्रोफेसर अमर्त्य सेन कहते हैं कि जो संसाधन तक पहुंच है वो हर किसी की हो पाए, इसके लिए व्यक्ति को क्षमतावान बनाइए। जैसे कि अगर आपके पास अच्छी एजुकेशन है तो आप डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। तो आपकी क्षमताओं में वृद्धि लगातार की जाना चाहिए जिससे संसाधनों तक आपकी पहुंच लगातार बढ़ती जाए। ये क्षमता उपागम है। तो देखिए, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य में, शिक्षा में और संसाधन तक पहुंच में व्यक्ति की क्षमताओं को लगातार बढ़ाइए जिससे कि व्यक्ति जो है जिससे कि व्यक्ति का विकास हो सके या समाज का विकास हो सके। जैसे कि यहाँ पर आपके सामने एक लड़का है। अब मान लीजिए इसकी एजुकेशन नहीं हुई है और आप इससे क्वेश्चन पूछते हैं कि आप डॉक्टर बनोगे या इंजीनियर, तो ये कहेगा आप मुझसे कैसा मजाक कर रहे हो। तो यानी कि अगर आप व्यक्ति की शिक्षा ही छीन लेंगे तो उसके विकल्प ही खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से किसी व्यक्ति के पास अगर पैसा ही नहीं है तो वो इलाज के बारे में क्या ही सोच पाएगा। तो इसलिए जब आप स्वास्थ्य में, शिक्षा में और व्यक्ति की संसाधन तक पहुंच में लगातार वृद्धि करेंगे तभी जो मानव विकास है वो सही रूप में हो पाएगा। अब देखिए, मानव विकास का मापन कैसे होता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन तक पहुंच, जो 3 चीजें हम लोगों ने पिछली स्लाइड में देखी थी कि मनुष्य की क्षमता के को बढ़ाने के लिए क्या क्या चाहिए। 3 चीजें देखी, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच। यही तीनों चीजें मानव विकास सूचकांक का आधार है। इसके आधार पर देशों का क्रम बनाया जाता है। देखिए, जैसे आपका रिपोर्ट कार्ड आता है, मान लीजिए आप BA कर रहे हैं, आपके पास हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस है, तो तीनों में जितने जितने मार्क्स मिलेंगे उसके आधार पर टोटल मार्क्स और परसेंटेज। वैसे ही यहां पे किया जाता है। स्वास्थ्य में देश को कितने नंबर मिले, शिक्षा में कितने मिले और संसाधन में कितने मिले, इसके आधार पर देश को स्कोर दिया जाता है 0 से 1 के बीच में। तो जाहिर सी बात है, जिसका स्कोर 1 के पास होगा वो बहुत अच्छा कर रहा है, जैसे जो 100% के पास होगा वो बहुत अच्छा कर रहा है, और जो 0 के पास होगा उसका स्कोर खराब है, वो देश मानव विकास में अच्छा नहीं कर रहा है। तो हम लोगों ने देखा 3 चीजें हैं इसमें। 3 चीजों के आधार पर मानव विकास सूचकांक बनता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच।
तो स्वास्थ्य के लिए क्या देखा जाता है, आपके देश में स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है, इसके लिए देखा जाता है देश में जीवन प्रत्याशा कितनी है। अगर देखिए लोग लंबे समय तक जीवित रह रहे हैं, यानी लोगों को टीके लगाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहा होगा, तभी तो लंबा जी रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर जीवन प्रत्याशा को देखा जाता है स्वास्थ्य के मूल्यांकन के लिए। फिर अब आ जाती है शिक्षा की बात। तो एक तो देश में प्रौढ़ साक्षरता दर कितनी है और नामांकन कितना है टोटल। देखिए अगर ज्यादा नामांकन है, नामांकन मतलब कितने बच्चों का नाम स्कूल में लिखा है, अगर ज्यादा बच्चों का नाम स्कूल में लिखा है, प्रौढ़ शिक्षा ज्यादा, यानी ज्यादा बच्चे जो हैं एजुकेशन प्राप्त कर पा रहे हैं, एजुकेशन तक ज्यादा बच्चों की पहुंच है, तो इस आधार पे साक्षरता का मापन किया जाता है और अंक दिए जाएंगे देश को। संसाधन तक पहुंच में क्रय शक्ति देखी जाती है, यानी लोगों की परचेजिंग पावर कितनी है। जैसे अमेरिकी डॉलरों के आधार पर देखा जाता है कि आप कितना खरीद सकते हैं, आपकी एवरेज इनकम क्या है। इस आधार पर संसाधनों तक पहुंच को डिसाइड किया जाता है। अब जिस देश की क्रय शक्ति ज्यादा होगी, जाहिर सी बात है वहां माना जाएगा लोगों की ज्यादा संसाधन तक पहुंच है और उसको संसाधन तक पहुंच में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। तो मानव विकास का मापन स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधन तक पहुंच पे होता है। तीनों को 1/3 अंक दिए जाते हैं, यानी कि जैसे कि 100 नंबर का टोटल आपका है तो 33.33 के 3 विषय हो गए। तो वैसे ही यहाँ पर 3 पार्ट्स हो गए, स्वास्थ्य का 1/3 हिस्सा, शिक्षा का 1/3 और संसाधन तक पहुंच का 1/3। और फिर इन 1/3 में आप जितना अच्छा कर रहे हैं उसके आधार पे आपको स्कोर दे दिया जाएगा। शिक्षा में भी 1/3 में आप जितना अच्छा कर रहे हैं उसके आधार पे स्कोर, और सेम चीज संसाधनों तक पहुंच पे भी अप्लाई होगी। इस आधार पे आपका जो स्कोर है वो 0 से 1 के बीच में होगा। अगर 0.983 यानी कि 1 के पास का स्कोर है तो यानी आप अच्छा कर रहे हैं, जितना आप इस साइड में है आप अच्छा कर रहे हैं, और अगर 0 की साइड में है तो आपका स्कोर, आपके देश का मानव विकास अच्छा नहीं है। तो 1990 से हर साल संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास प्रतिवेदन प्रकाशित करता है। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। और इसमें क्या होता है, पूरे विश्व के जो देश हैं जिसको HDI में शामिल किया जाता है उन सभी की एक सूची बनाई जाती है। नंबर 1 पे कौन है विश्व में मानव विकास में, नंबर 2 पे कौन है। तो मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक UNDP द्वारा प्रस्तुत मानव विकास मापन के 2 महत्वपूर्ण सूचकांक हैं। याद रखिए UNDP का नाम, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लिया जाएगा। तो मानव विकास सूचकांक और गरीबी सूचकांक, इन दोनों के आधार पे मानव विकास का मापन करता है UNDP। अब देखिए जो मानव विकास सूचकांक है, ऐसा तो नहीं है इसमें सारी चीजें कवर हो जाती हैं। जैसे कि एक देश में मान लीजिए क्रय शक्ति तो ज्यादा है लेकिन एक विशेष वर्ग की ही ज्यादा है, जैसे मान लीजिए अमेरिका में श्वेत लोगों की ही ज्यादा है, श्वेत की कम है, तो ये सारी चीजें मानव विकास सूचकांक में नहीं आ पाती हैं। तो मानव गरीबी सूचकांक जो है ये भी मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ये सूचकांक मानव विकास में कमी मापता है कि मानव विकास में कितनी कमी रह गई है। ये एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश के मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना देखी जाती है। कितने ऐसे लोग हैं जिनकी मृत्यु 40 वर्ष से पहले ही हो जाएगी। प्रौढ़ निरक्षरता दर देखी जाती है। स्वच्छ जल तक पहुंच न रखने वाले लोग कितने हैं ये देखा जाता है। और ऐसे छोटे बच्चे कितने हैं जिनका जो अंडरवेट है, जो अल्प भार वाले हैं, यानी जिनका वजन जितना होना चाहिए उससे कम है। इन सभी चीजों के आधार पे मानव गरीबी सूचकांक तैयार किया जाता है। देखिए ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होते हैं उसमें पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से याद रखिएगा कि मान लीजिए आ जाए मानव गरीबी सूचकांक में निम्नलिखित में से किस किस चीजों का मापन होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि 40 वर्ष तक कितने लोग जीवित नहीं रह पाएंगे इस चीज का, इसके साथ ही निरक्षरता दर का, प्रौढ़ निरक्षरता दर का, स्वच्छ जल तक कितने लोगों की पहुंच नहीं है इसका, और अंडरवेट बच्चे कितने हैं इसका। ये सारी चीजों का मापन होता है मानव गरीबी सूचकांक में। तो मानव गरीबी सूचकांक को अधिकतर मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी दिखाने वाला माना जाता है। यानी मानव गरीबी सूचकांक अच्छे से बताता है कि किसी देश में क्या क्या कमियां हैं। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति को बताता है। जब इन दोनों को मिला के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि मानव विकास की वर्तमान में किसी देश में क्या स्थिति है। अच्छा देखिए,
मानव विकास की जो मापने के तरीके हैं वो लगातार अपग्रेड होते जा रहे हैं, बढ़िया होते जा रहे हैं। अब जैसे भ्रष्टाचार है किसी देश में, या किसी देश में लोगों को राजनीतिक स्वतंत्रता कितनी है, जैसे उत्तर कोरिया है वर्सेस भारत है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है राजनीतिक स्वतंत्रता में। तो भ्रष्टाचार है, राजनीतिक स्वतंत्रता है, इन सब के आधार पे भी अब देशों में मानव विकास के कैलकुलेशन के तरीके डेवलप किए जा रहे हैं। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास की अलग अलग देशों में क्या स्थिति है, इसकी हम लोग एक तुलना देखेंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट में। और इसके साथ ही जो डेटा है यहाँ पर वो 2020 का है, जो एनसीईआरटी में डेटा था मैंने उसको एज इट इज रहने दिया। आगे अगर जरूरत होगी तो मैं इसको अपडेट भी कर दूंगा। तो मानव विकास की देखिए अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं काफी रुचिकर हैं। अगर आप देखें तो जो अगर कोई देश बहुत बड़ा है या कोई प्रदेश बहुत बड़ा है, वहां पर आय ज्यादा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहां मानव विकास भी ज्यादा होगा। इसके बजाय ये देखा गया है जो छोटे देश हैं वहां पर मानव विकास की स्थिति ज्यादा अच्छी है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटिक्रम धनी राष्ट्रों से ऊंचा है। यानी कि आप कह लीजिए कि जिन देशों के पास कम पैसा है वो मानव विकास में अच्छा कर रहे हैं, और जिन देशों के पास ज्यादा पैसा है वो मानव विकास में उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए छोटी अर्थव्यवस्थाएं होते हुए भी श्रीलंका है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, इनका मानव विकास सूचकांक हमारे भारत देश से अच्छा है। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय होने के बाद भी अगर केरल की आप तुलना करिए पंजाब से, तो पंजाब में प्रति व्यक्ति आय ज्यादा है, लेकिन उसके बाद भी केरल जो है आप जानते होंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में काफी आगे है। फिर देखिए अगर हम लोग जो रैंकिंग है इसके आधार पर देशों को कैटेगराइज करें, वर्गीकृत करें, तो 4 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं: अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो अति उच्च मानव विकास वाले 53 देश हैं। मैंने जैसा कि कहा हम लोग 2020 के डेटा के आधार पर बात कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर ऐसे देश हैं, यानी कि अति उच्च मानव विकास कहाँ है, जाहिर सी बात है जहां इन्वेस्टमेंट समाज के डेवलपमेंट में यानी शिक्षा में, स्वास्थ्य में ज्यादा हुआ होगा। तो ये अधिकतर वो देश हैं जो कभी औपनिवेशिक देश रहे थे, जो दूसरे देशों पे जिन्होंने शासन किया। तो आप कह लीजिए अगर ब्रिटेन बहुत आगे है तो वो भारत के ही रिसोर्सेज पे बहुत आगे है मानव विकास में। तो कुछ ऐसे हालांकि देश हैं जो गैर औपनिवेशिक हैं, जिन्होंने दूसरे देशों पर शासन नहीं किया था, उसके बाद भी उन्होंने अपने में तेजी से सुधार किया और मानव विकास में काफी अच्छा किया। लेकिन अधिकतर वही देश हैं जो हम पश्चिमी देश कहते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज, जिन्होंने दूसरे देशों पर शासन किया था और दूसरे देशों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया था। उसके बाद मध्यम मानव विकास में कुल 37 देश हैं। इसमें कौन से हैं? ऐसे देश जैसे भारत है जिनके ऊपर कभी दूसरे देश ने शासन किया है, या जैसे सोवियत संघ के विघटन के बाद जो देश बने यानी जो नए बने देश हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। और इन देशों में आपको एक गुण दिखेगा, सामाजिक विविधता भी बहुत है। देखिए जब सामाजिक विविधता बहुत होती है, तो जैसे भारत में बहुत सामाजिक विविधता है, तो पॉलिसी बनाना भी कठिन होता है, क्योंकि सभी के डेवलपमेंट को ध्यान में रख के पॉलिसी बनाना पड़ती है। अच्छा देखिए कई सारे देश इसलिए भी मध्यम स्तर पे हैं क्योंकि वहां विद्रोह, युद्ध वगैरह चलता रहता है, जिसकी वजह से वो इतनी तेजी से मानव विकास नहीं कर पा रहे हैं। आप अपनी पॉलिसी कैसे लागू करेंगे अगर युद्ध वगैरह चलता रहेगा? तो ऐतिहासिक रूप से ये देश युद्ध वगैरह के शिकार रहे हैं। अच्छा निम्न स्तर पर तो वो देश हैं जहां वर्तमान में 33 हैं, जैसा कि कहा 2020 के अनुसार 33 देश हैं, और इनमें से अधिकांश छोटे देश हैं जिनमें राजनीतिक उपद्रव चलता रहता है, गृह युद्ध के रूप में सामाजिक अस्थिरता है, अकाल है, बीमारियां हैं। इन सभी वजहों से ये देश अभी निम्न स्तर पे हैं। अब अगर इन देशों में एक अच्छी नीति, अच्छी पॉलिसी लाई जाएगी जिसकी जरूरत भी है, तो ये देश अपनी जो मानव विकास की निम्न स्थिति है उससे आगे बढ़ सकेंगे। अच्छा देखिए कई बार ये तर्क दिए जाने लगते हैं कि इस देश का मानव विकास इसलिए ज़्यादा हुआ है क्योंकि यहाँ इस संस्कृति, इस धर्म के लोग रहते हैं। तो ये एकदम कम्प्लीटली बेकार की बातें हैं। संस्कृति, धर्म का कोई इतना ज़्यादा डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मानव विकास से। मानव विकास बेसिकली डिपेंड करता है
कि सामाजिक सेक्टर यानी सोशल सेक्टर मतलब हेल्थ है, एजुकेशन है, इन चीज़ों पे सरकार कितना खर्च कर रही है। इसके साथ ही लोगों जो देश है उसमें कितनी शांति है। ऐसा तो नहीं राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता हो। अगर ऐसा होगा तो भी मानव विकास कम होगा। अगर लोगों को पर्याप्त स्वतंत्रता है तो मानव विकास ज़्यादा होगा। इसके साथ ही अगर स्वतंत्रता कम है तो मानव विकास कम होगा। अगर संसाधनों का वितरण समान है यानी कि सभी को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे सुविधाएं उपलब्ध हैं, सभी के पास कुछ भूमि है, घर है, तो भी मानव विकास अच्छा होगा। इसके साथ ही देखा गया है, देखिए जो निम्न स्तर वाले देश हैं जहां पे मानव विकास अच्छा नहीं है, वहां पर यह देखा गया है कि सोशल सेक्टर्स की बजाय खर्चा सारा हो जाता है हेल्थ वगैरह की बजाय प्रतिरक्षा में, यानी कि इनका सारा बजट रक्षा में ही चला जाता है। मिसाइल खरीदेंगे और एयरप्लेन्स खरीदेंगे। तो जाहिर सी बात है ये देश जिनमें रक्षा पर बहुत ज़्यादा खर्चा हो रहा है, ये राजनीतिक अस्थिरता वाले क्षेत्रों में है, जहां पर गृह युद्ध चल रहा है या दूसरे देशों से तनातनी चल रही है, और इसीलिए यहाँ पर त्वरित आर्थिक विकास भी नहीं हो पाया है, तभी इनकी ये स्थिति है। यानी कि एक तो इन देशों का आर्थिक विकास नहीं हुआ है, दूसरा इनकी देश के भीतर गृह युद्ध है या फिर बॉर्डर्स पे इनकी तनातनी चल रही है, और इसकी वजह से ये मानव विकास की जगह इनका सारा पैसा कहाँ जा रहा है, रक्षा के क्षेत्र में जा रहा है, हथियार वगैरह खरीदने में। तो इस तरह से आज हम लोगों ने मानव विकास का जो कॉन्सेप्ट है इसको 360 डिग्री में कवर किया, यानी कि जितने भी एस्पेक्ट हैं सभी को कवर कर लिया। अब हम लोग अगली क्लास में एक बार फिर से मिलेंगे और अपने नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे।